Hello students, welcome to Merit Seekers. In this video we will discuss about the continuous random variable. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा. जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन. बिकॉज आपको पता है कि ये मैथ्स का कोर्स हमारा फिनिश होने वाला है. बच्चों की बहुत सारी डिमांड आई है कि जो भी हमारा टेस्ट होगा या जो भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो करवाए जाएं, पर कोर्स फिनिश होने वाला है. तो संडे को आपका टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं हर कॉन्सेप्ट से, हर टॉपिक से डालूंगा जिसके बारे में हमने बात की है. और मंडे या ट्यूसडे को 1 या 2 दिन बाद मैं लाइव जाने वाला हूं उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, ताकि आप अपने आंसर भी क्रॉस चेक कर पाओ और देख पाओ कि अगर कहीं पे मिस्टेक है तो कौन से स्टेप के अंदर मिस्टेक है. उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको देने की, 5-6 दिन के अंदर अंदर देने की, कि जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज होंगे, ठीक है. कमेंट मुझे बहुत सारे आए, मुझे बहुत सारे मेल आए हैं अभी बच्चों के, तो मैं ट्राई करूंगा जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट वाइज उनका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा. कॉन्सेप्ट वाइज एक एक वीडियो आपको मिलेगी जिसके अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट 10 to 15 वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो ठीक है, तो 5-6 दिन बाद जैसे जैसे हमारा कोर्स फिनिश होने वाला है, तो संडे आपका टेस्ट है, मंडे ट्यूसडे के बाद जो है वो पब्लिकली जाऊंगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन वीडियोस को, जो भी पब्लिकली वीडियो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंच रही है. अपने फ्रेंड सर्कल तक आप अपने वीडियो पहुंचानी है, तो उससे आपका भी बेनिफिट होगा, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, कि बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना. तो ये चीज़ आपने साथ देनी है, इस चीज़ में मेरा कॉपरेट करना है और मैं आपका कॉपरेट करूंगा कि डेफिनेटली बढ़िया से बढ़िया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके सामने लेके आऊंगा. स्टार्ट करते हैं. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे पहले कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है. कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल 3 तरह के होते हैं. एक होता है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड मेरे पास होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तीनों की अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग चीजों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, अलग अलग कंपनीज के अंदर जो है उस बेस पे यूज होता है. ज्यादातर जो नॉर्मल होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालने के लिए यूज होता है. अंडर द कर्व कोई भी एरिया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए यूज होता है. एक्सपोनेंशियल आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में सर्विस जो प्रोवाइड होती है वहां होता है. और यूनिफॉर्म जहां पे एक ही तरीके का डाटा, यानी कि एक ही पॉइंट पे जो है प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो उसकी सेम रहती है, वहां पे ज्यादा यूज होता है. ठीक है, 1 by 1 बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा. मेन आपको जो चीजें ध्यान रखनी है सभी रैंडम वेरिएबल की, जो हमने 2 पहले पढ़े और जो हम पढ़ने वाले हैं, मेन आपका पीडीएफ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, हर उसका, यानी कि हर एक्सपोनेंशियल, हर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, यानी कि आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला या फंक्शन का फॉर्मूला, है ना. इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम ऐसा. प्लस आपको ध्यान रखना है कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन का फॉर्मूला क्या है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है. इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है आपने, ताकि अच्छे से क्लियर कर पाओ. और मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर हम किसका यूज करते थे, समेशन का यूज करते थे. कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर हम यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन का. तो जिसने भी इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं दी है, देखिए अभी तक, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन की वीडियो देखो बेसिक की. ठीक है, उससे पहले आपको ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो मेन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. अब देखो, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो मैंने यहां पे उठाया है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ मेरे पास क्या होता है, वहां पे हम पीडीएफ को किससे शो करते थे, पी ऑफ एक्स से, लेकिन कॉन्टिन्यूस के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन से शो करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा और एक्स. ये इसका पीडीएफ का फॉर्मूला है. प्रूफ हर फॉर्मूला के हैं, पर इतना डीपली आपने नहीं जाना है, एमसीक्यूज है ना, तो प्रूफ हर फॉर्मूलाज के हैं. प्रूफ तो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं. प्रूफ मैं करा भी दूंगा लेकिन वो आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इंटू में ए की पावर माइनस का लैम्डा एक्स. जहां पे लैम्डा जो होगा, यानी कि जो अपनी मीन वैल्यू का रेसिप्रोकल है, मैं बता देता हूं क्या चीज है. जहां पे मीन की वैल्यू क्या होगी, 1 by लैम्डा, है ना. पहले हमारे पास क्या होता था, पॉइजन में लैम्डा ही मीन होता था. यहां मीन कौन है, 1 by में लैम्डा, वेरिएंस कौन है, 1 by में लैम्डा स्क्वायर. एक्स की जो वैल्यू होगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, वो 0 से इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप, है ना. 0 से इन्फिनिटी में जाएंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे, नेगेटिव वाला केस भी आएगा नॉर्मल में. और लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि मीन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अगर 0 से इन्फिनिटी आपका फंक्शन है तब तो ठीक है. 0 से इन्फिनिटी आपका रैंडम वेरिएबल है, तब उस कंडीशन के लिए हमारे फंक्शन का जो फॉर्मूला है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे.
अदरवाइज अगर कुछ भी आ जाता है तो सीधा फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी आ गया, नेगेटिव में चला गया तो सीधा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पीडीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, मेन हमें ध्यान रखना है लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा एक्स, जहां मीन कौन है 1 बाय लैम्डा और वेरिएंस कौन है 1 बाय में लैम्डा स्क्वायर। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द कॉल कन्वर्जन लेंथ ऑफ द कॉल कन्वर्जन इन एन एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। आपको गिवन भी होगा कि कौन सी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल विद द मीन 3। मीन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3, तो मैंने यहां नोट कर लिया मीन इज इक्वल टू 3, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो 1 बाय में लैम्डा हमें गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या निकल गई 1 बाय में 3। तो ये चीज पहली क्लियर हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एंड लेस देन 3 मिनट्स। तो 3 मिनट से पहले जो है वो आपकी कॉल जो है वो कन्वर्सेशन खत्म हो जाए, 3 मिनट से पहले। तो देखो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो है एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो हमने अभी पढ़ा है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि लैम्डा की वैल्यू तो 1/3 है, ठीक है, और लैम्डा 1/3 आ गया, बचा कौन एक्स। तो एफ एक्स जो हमारा है, एफ एक्स हमारा क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू रख दी 1/3 और यहां पे भी रख दी 1/3, तो माइनस का x/3 आ गया ना। पहले पॉइंट के अंदर वो कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कब, जब रैंडम वेरिएबल आपका 3 मिनट से पहले, यानी कि 3 मिनट से पहले कॉल कट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, एंड इन एग्जैक्टली 3 मिनट्स, आई थिंक ये दे रखा था। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है एंड लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपकी कॉल खत्म हो जाएगी। तो 3 से छोटा, 3 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 0 होता है जी, 1 होता है, 2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो कैसे, हमारे पास क्या होता है जी, हमारा फंक्शन क्या है, और सबसे पहली बात अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख रहे हो तो क्या लिखने में आएगा, इंटीग्रेशन। देखो एक चीज बताओ, 0 1 2 क्या 3 के इक्वल दे रखा है, हमें वो कह रहा है एंड लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से पहले जो है वो एंड हो जाए कॉल। एक चीज ध्यान दो, यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या, 3 मिनट कॉल डिस्कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट कॉल डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कॉल 2.59 मिनट भी आपकी चल सकती है। यानी कि 0.12 अगर मैं मान के चलूं यहां पे, तो मैं बोल दूं कि 0.2 आपकी मिनट कॉल हुई है, 1.2 मिनट आपकी कॉल हुई है, 2.3, तो डेसिमल के अंदर आ गया ना। डेसिमल के अंदर आते ही आप जंप किस पे कर जाओगे, आपके कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे जंप कर जाओगे। यहां पे वो फायदा नहीं रहेगा, आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो लेस देन 3 का मतलब क्या है, 0 से लेके 3 के बीच में कभी भी कॉल आपकी कट हो सकती है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से निकलता है पीडीएफ, है ना। इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होता है, लेकिन हमारी कॉल कहां तक बोल रहा है वो, 0 से लेके 3। तो 0 से लेके 3 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स अभी हमने निकाला है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी हमने निकाला है। क्या आंसर निकला है हमारा ये हमारा आंसर निकला है जी 1/3। तो 1/3 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x/3 dx। इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और माइनस x/3 का डेरिवेशन नीचे डिवाइड में चला गया, माइनस में 1/3। तो जिसने इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है देख लेना, जिसको बेसिक क्लियर नहीं है, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे कि आपको इंटीग्रेशन कैसे कैसे काम आएगा। तो देखो 1/3 कट बाय 1/3 है ना, नीचे -1 पड़ा है आपके पास। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x/3 और माइनस नेगेटिव पड़ा है। तो ऊपर हमारे पास अपर लिमिट क्या पड़ी है 3 और लोअर लिमिट क्या पड़ी है 0। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, पहले 3 पुट कर दो x की जगह, ये 3 पुट कर दिया जी, माइनस में x की जगह 0 पुट कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 0 पुट करने के बाद x e की पावर 0 ही हो गया, है ना। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, e रेस टू पावर 0 को लिख दिया 1, प्लस में e रेस टू पावर इसको लिख दिया माइनस का, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा
माइनस का ई रेस टू पावर -1, यानी कि 1 माइनस में 1 बाय में ई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तो एंड इन लेस देन 3 मिनट, या तो एक्सपोनेंशियल के अंदर आंसर दे रखा होगा आपको, या फिर क्या कर दोगे, ई की जगह हमारे पास वैल्यू क्या रख दोगे 2.718, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 बाय में 2.718, तो कैलकुलेट कर दो, या तो आपको एक्सपोनेंशियल के अंदर ही आंसर दे रखा होगा। ठीक है देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंड बिटवीन 3 to 5 मिनट्स, वो कह रहा है 3 से 5 मिनट के अंदर जो है आपकी कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाए। तो दूसरा पॉइंट है 3 से 5 मिनट आपकी कॉल चलनी चाहिए, यानी कि लोअर लिमिट 3 हो गई, हायर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट 5 हो गई, वही एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमारे पास है 1 बाय में 3 ई रेस टू पावर माइनस का x बाय में 3 डी एक्स। तो जब इंटीग्रेशन करोगे 1/3 मान लो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर माइनस x/3 एज इट इज, माइनस x/3 का डेरिवेशन माइनस का 1/3, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट यहाँ पे 3 पड़ी है। आगे देखो, अब यहाँ पे 1/3 कट बाय 1/3, नेगेटिव रह गया सिर्फ ओनली, तो माइनस का ई रेस टू पावर माइनस x/3 की पावर 5, ये हमारे पास इसका आंसर बच गया 5 और 3। तो एक बार 5 पुट करो, -5/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेस टू पावर -3/3 कितना हो गया, माइनस का 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन करना है। मेन तो आपको बस पीडीएफ पता होना चाहिए, है ना, और मीन का पता होना चाहिए और वेरिएंस का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होने वाला है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट ड्यूरेशन इन मिनट ऑफ टेलीफोन, एज्यूम दैट ड्यूरेशन इन मिनट ऑफ टेलीफोन कन्वर्जन फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से कोई फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पहले से आंसर हमें दे रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट कन्वर्सेशन एक्सीड 5 मिनट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 मिनट से ज्यादा जो है वो कन्वर्सेशन चलेगी, कन्वर्जन जो है उनकी चलेगी। एज्यूम दैट द ड्यूरेशन इन द मिनट, 5 मिनट से ज्यादा चलेगी कि क्या मतलब हुआ, 6 मिनट भी चल सकती है, 7 मिनट भी चल सकती है, 8 मिनट भी चल सकती है, 6.1 6.1 चल सकती है, 7.1 8. मतलब डेसिमल के अंदर आ रहा है ना, तो डेसिमल के अंदर आते ही आपको वैसे ही आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज होने वाला है। तो देखो करते हैं जी स्टार्ट। स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि ड्यूरेशन है आपकी, अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय में 5 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x/5। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है कब, जब x होगा हमारा 5 मिनट से ज्यादा, 5 एक्सीड 5 मिनट। तो 5 मिनट से ज्यादा क्या हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 7.1 से कुछ मर्जी हो सकता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता 5 मिनट से ज्यादा होने का मतलब क्या है, हमें ये निकालना है कि 5 मिनट से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स बोल सकते हैं ऐसा, एफ एक्स डी एक्स, या तो ये निकाल दो, या एक काम करो, अगर 5 मिनट से ज्यादा निकालना है तो एक काम करो 5 मिनट से कम वाला निकालो। ठीक है, 5 मिनट के इक्वल और 5 मिनट से कम वाला निकालो और उसको 1 में से माइनस कर दो, तब भी तो आंसर सेम ही आएगा, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 माइनस में 0 से लेके 5, है ना, कि कॉल 0 से लेके 5 तक जा सकती है, और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है 1 बाय में 5 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x/5। तो 1 माइनस में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन हमें दे ही रखा था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो 1 माइनस में इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया, 1/5 मैंने कॉमन ले लिया, ई रेस टू पावर माइनस x/5 एज इट इज, और नीचे क्या आ गया माइनस का 1/5, इसको प्लस कर देते हैं 1 बाय में 5। तो 1/5 कट हो गया, अपर लिमिट का लोअर लिमिट का कांस्टेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये हो गया 0 से लेके 5 तक। आगे देखो, आगे आ गया आपके पास कि सोल्व करते हैं 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस का x/5 है, तो एक बार 5 पुट कर दो, माइनस में एक बार 0 पुट कर दो, 0/5। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस में e की पावर -1 माइनस का एक्सपोनेंशियल की पावर 0 कितना हो गया 1, 1 कट बाय 1,
1 बाई में ई आंसर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 1 बाई ई। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास वर्कशीट होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तीनों रैंडम वेरिएबल की। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका मेनली जो आपको पीडीएफ है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में काम क्या आता है, हर उस जगह पे काम आता है जहां पे एरिया अंडर द कर्व निकालना हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएफ आपके पास क्या होता है, 1 बाई में सिग्मा इंटू में √2 पाई एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2 x माइनस में म्यू बाई में सिग्मा, जहां पे x हमारे पास क्या है, ठीक है। ये x अगर मैं दिखाना चाहूं, ये है हमारा रैंडम वेरिएबल, म्यू हमारा क्या है, मीन है, सिग्मा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्सपोनेंशियल आपको पता ही है, पाई आपको पता ही है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। कंडीशन क्या लगा रखी है, -∞ से इन्फिनिटी। पिछले वाले में कंडीशन क्या थी, 0 से इन्फिनिटी रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां नेगेटिव से भी चलेगा। म्यू वहां पे क्या था, मीन हमारे पास क्या था, >0 होना चाहिए। यहां पे क्या है, मीन की जो वैल्यू है वो -∞ से 0 के बीच में आ सकती है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और एक z यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं। एक्चुअल में पता क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ना पीडीएफ का यूज ही नहीं होगा, एरिया अंडर द कर्व। यहां पे सिर्फ z का यूज होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे सभी को z के अंदर कन्वर्ट करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो z एक्चुअल में क्या चीज है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो एरिया अंडर द कर्व है, नॉर्मल को बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो बेल की शेप में बनता है। पहले धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एक पीक पॉइंट पे आके फिर धीरे धीरे कम होता रहता है। तो जिस स्पीड से, जिस तरीके से वो बढ़ा, उसी स्पीड से या उसी तरीके से वो क्या हो जाएगा, लेस होता रहेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि नॉर्मल हो रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या होगा, मान लो ये -∞ से इन्फिनिटी है, टोटल ये जो एरिया होता है, ये जो टोटल हमारे पास एरिया होगा ये कितना होगा, ये 100% एरिया है। मतलब ये एरिया पूरा 1 है, ये पूरा एक एरिया माना जाएगा। इसका जो नेगेटिव डायरेक्शन है 0 से लेके -∞, ये हाफ एरिया होता है। और इधर वाली जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो हाफ होता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। और एरिया आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि ये वाला जो एरिया होगा, इस तरफ जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा इस तरफ के एरिया के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और ये जो मीन वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे, देखो जैसे मान लो मैंने कुछ यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कि फंक्शन जो है इस वैल्यू पे कुछ और दे रही थी वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू पे px कुछ और आ रहा था, fx कुछ और आ रहा था, इस वैल्यू पे fx कुछ और आ रहा था, इस वैल्यू पे fx कुछ और आ रहा था। ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, ये जो चेंज हो रही है चीजें, ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज क्या है, ये चेंज ही स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये चेंज हमारे पास क्या है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्प्रेड की वैल्यू निकालने को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड कैसे हो रहा है, पहले यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहाँ, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। किस रेट से आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड हो रहा है उसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये चीजें हमने पढ़ ली। z जो है हमारा 0, यहां पे मैंने क्यों लिख रखा है, देखो z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी थी, यहां पे x माइनस में म्यू, तो x माइनस में म्यू डिवाइड बाय में सिग्मा। तो जब x म्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जब x म्यू के इक्वल हो जाएगा तब आपका जो फंक्शन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनेगा, वो कैसे बनेगा। देखो x को अगर आप म्यू रख दो तो म्यू माइनस में म्यू कितना हो गया, 0, तो z 0। यानी कि ये आपकी क्या है, ये मीन वैल्यू है। मान लो मीन वैल्यू से कोई कितनी दूर है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में आपको समझाना चाहूं, मान लो एक टीचर ने टेस्ट रखा, टेस्ट के अंदर 20 नंबर दे दिए, ठीक है, 20 नंबर का टेस्ट है। उसने बोला कि टेस्ट की जो एवरेज है, जो बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया, किसी ने 12, किसी ने 15, किसी ने कुछ भी, वो टेस्ट की एवरेज 12 है। तो ये म्यू हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिखाएगा, यहां पे उन बच्चों का रेट ऑफ चेंज दिखाएगा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, कि कितने बच्चे जो है, कितना गैप आ रहा है जैसे जैसे उनके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। और मीन वैल्यू से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनके मार्क्स कम होते जा रहे हैं और किस रेट में कम हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, मीन है।
तो z की वैल्यू सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन को आप अपने z के अंदर कन्वर्ट करोगे। देखो, तो क्वेश्चन को z में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, z को 0 मान लो। 0 कैसे माना हमने, x की जगह म्यू रख दिया, रैंडम वेरिएबल को हमने क्या रख दिया, एवरेज के बेस पे देख लिया, तो म्यू माइनस में म्यू बाय में सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ z 0 बोल दो या x म्यू बोल दो, जितना ज्यादा कोशिश करोगे z 0 यानी कि z से करने की, उतना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। होप कि ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट जो है कन्वर्ट, मैंने हिंट लिखा हुआ है, कन्वर्ट करना है। अगर आपको x दे रखा है वहां z में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन निकालने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास क्या पड़ी है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 वर्कर्स, 500 आपके पास लोग हैं जी, 500 वर्कर हैं, इन अ फैक्ट्री इज अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर चल रहे हैं, विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपको दे रखा है 7.5, ये बहुत छोटी वैल्यू है, डेसिमल हटा दो यहां से, यहाँ डेसिमल नहीं है, ठीक है। मीन मान लो आपको दे रखा है 75 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.5। मीन का मतलब क्या है, म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 75 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 15। म्यू का मतलब क्या है, एवरेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 वर्कर इन द अप्रोक्सीमेट, की मीन वैल्यू उनकी क्या आ रही है, कितने वो वर्कर हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या मनी रिसीव कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, 15। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 500 वर्कर इन अ फैक्ट्री नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, हाँ उनकी स्प्रेड हो रही है एक्चुअल में। तो मीन यहाँ पे हमारे को शिफ्ट 75 दिया हुआ है और सिग्मा हमारे को क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ द वर्कर्स हु रिसीव वीकली वेजेस, वीकली उनको कितने वेजेस मिलते हैं उन बेस पे बताना है। पहला हमें 90 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा 45 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन समझते हैं, वेजेस हमें दे रखे हैं। देखो अगर मीन वेज आपको दे रखा है तो z की वैल्यू क्या होती है, z क्या होता है x माइनस में म्यू डिवाइड बाय में x माइनस में हमारे पास क्या था, सिग्मा, ठीक है। तो x की वैल्यू, सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहा है मोर देन 90, आई थिंक मोर देन 90 की बात कर रहा है ना, तो 90 पे लेके चलते हैं। देखो मैंने मान लिया कि x जो है वो 90 है, तो 90 माइनस में म्यू कितना आ गया, 75 आ गया। म्यू 75 दे रखा है, ये 15, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 90 माइनस में 75, 15 हो गया। 15 बाय में 15 कितना आ गया, 1। तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा z का क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। मैंने आपको बोला था जब भी आपका क्वेश्चन आएगा आप किस में कन्वर्ट करोगे, z में कन्वर्ट करोगे। देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, मोर देन 90, कि 90 से ज्यादा उनको वेज मिलना, यानी कि x की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए, यही बोल रहा है हमें। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए। अब 90 से ज्यादा का क्या मतलब हुआ, अगर x 90 से ज्यादा है तो z कितना था, z तो हमारे पास ये था ना, x माइनस में म्यू बाय में सिग्मा। तो z x इज इक्वल टू 90 के लिए हमारे पास z की वैल्यू क्या निकली, 1। अगर x 90 से ज्यादा है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि z जो है वो 1 से ज्यादा हो, बात तो एक ही है, तो x से किस में कन्वर्ट कर दोगे, z में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 90 की बजाय क्या कर सकते हो आप, z इज ग्रेटर देन 1। और z कैसे निकाला अभी आपने देख लिया। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की p z जो है वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, इसको ग्राफिकली समझते हैं। देखो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे स्प्रेड आउट हो रहा है ना। आपकी नॉर्मल जो है वो किस तरीके से स्प्रेड होती है, इस तरीके से बेल आइकन में जाती है, बेल उसमें जाती है, बेल शेप में जाती है। तो एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये z मेरे पास कितना है, इस पॉइंट पे z हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक है। 1 आ रहा है तो मान लो ये 1 जा रहा है, ये 2 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, ऐसी नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, -1 -2 ये सब चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा बात, कि z अगर यहाँ पे 0 है, हमें अगर z ग्रेटर देन 1 चाहिए, 1 से ज्यादा, ठीक है, 1 से ज्यादा का हमें एरिया निकालना है। इसका मतलब ये आगे आने वाले जितना एरिया हो गया 1 से ज्यादा, मुझे ये सारा निकालना है, कहां तक, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी, ये जो मेरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो मैं आपको येलो पार्ट से शो कर रहा हूं, देखो ये जो पोर्शन था ये पूरे एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। जितनी भी आपकी स्प्रेड हो रही है पूरे एरिया का क्या होएगा, हाफ होएगा।
अगर आपको सिर्फ रेड पोर्शन वाला एरिया निकालना है तो क्या हाफ में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, हाफ में से अगर ये माइनस कर दूं तो आंसर निकलेगा। देखो पूरा एरिया अगर आपका हाफ है, हाफ में से रेड वाला पोर्शन माइनस कर दो, यानी कि हाफ में से 0 से लेके 1 तक ये माइनस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 से आगे वाला सारा निकल जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो कि z की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। ये वाला एरिया जो है आप माइनस कर दो, ठीक है जी। तो 0.5 एज इट इज रहा, 0 से लेके 1। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या तो टेबल गिवन होगी या फिर जिस z की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली है डेफिनेटली वो वैल्यू जो आपको दे रखी होगी। और टेबल देखनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखो टेबल यहां मैं लास्ट पेज पे निकालता हूं, एक सेकंड। देखो हमें z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो मेन आपने क्या करना है, मान लो आपको वैल्यू 1 पॉइंट, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मान लो आपको वैल्यू 1.23 पे चाहिए। तो पहले 1.2 देखो कहां पे है, 1.2 ये रहा। अब 0.03 देखो कहां पे है, तो इनको मिला दो, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.23 की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंपल 1 पे चाहिए। तो 1.0 और 0.0 यानी कि 3413। तो ये कितना आ गया, 0 पॉइंट, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं शायद विजिबल ना हो। तो 0.3413 क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। ये आपको गिवन होगा 0.3414, 0.3413, 3413 है। तो देखो यहां पे वैल्यू रख दी हमने 0.3413। तो 0.5 में से माइनस कर दो, है ना। 0.5 में से हमने क्या माइनस करना है, 0.3413। तो ये माइनस कर दो, 10 माइनस 7 7 आ गया, 10 माइनस 3 9 माइनस 1 8 आ गया, 9 माइनस 4 5 आ गया जी, 4 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 पॉइंट, ये 1 नहीं है यहाँ पे, 0.1587 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अगर फिर भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, लेस देन 45, लेस देन 45। देखो जी देखते हैं बिल्कुल। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, देखो लेस देन 45 का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 45 से कम होनी चाहिए, यही बोल रहा है। तो हमने जो z की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, z की वैल्यू 1 निकाल दी थी, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी। तो ये मैंने निकाला था x माइनस में म्यू डिवाइड बाय में सिग्मा। और ये 1 कब निकला था, जब 90 हमने पुट किया था। यहाँ पे 45 पुट करो, 45, और मीन हमारे को कितना दे रखा था, मीन हमारे पास गिवन था यहाँ पे। तो मीन की वैल्यू हमारे पास पड़ी थी जी क्वेश्चन के अंदर 75 आपके पास मीन था और 15 सिग्मा है। तो 75 और देखो इसको लिख दिया 75 और यहाँ पे सिग्मा की जगह 15। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, नियर अबाउट ये 30 डिवाइड बाय 15 यानी कि माइनस का। तो माइनस का 2 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका z की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि क्या निकाल के दिखाओ जो वेजीज है वो लेस देन 45 होएगा, 45 से छोटा होगा। तो देखो 45 से छोटा होने का क्या मतलब है, x अगर 45 से छोटा है तो z किससे छोटा होगा, माइनस का क्या निकाला, माइनस का 2। अगर x हमारा 45 से छोटा है और z -2 से छोटा हो जाएगा, यानी कि 45 से हमें बताना है कि लेस देन 45 कितनी किनकी वेज जा रही है। तो -2 से छोटी कितनी जाएगी, यहाँ पे 0 से लेके -2 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 0 से लेके -2 के बीच में, ये हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 0 से लेके -2 के बीच में, फिर से ग्राफ पे आ जाओ। 0 से -2 देखो ये 0 है जी हमारा और ये -2 है। तो 0 से -2 यानी कि ये वाला एरिया हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये वाला एरिया काउंट हो गया, ठीक है। अब देखो 0 से -2 सीधा वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है। नेक्स्ट -2 पे, -2 पे हमारा जो आंसर आ रहा है देखते हैं। ये है जी, पहले 2 पे आंसर चेक कर लो।
2 पे आंसर हमारा कितना है 0.4772, तो 0.4772 आ रहा है z की वैल्यू इस पे। तो क्या हो गया, इसका जो आंसर निकल गया वो हो गया 0.4772। एक चीज बताओ, क्या एरिया अंडर द कर्व कभी नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा नहीं। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके -2 की बजाय ऐसा लिख दो कि फंक्शन जो है यहाँ पे 0 से छोटा है और -2 से बड़ा है। ये उल्टा मैंने साइन लगा दिया यहाँ पे जो आएगा आपके पास, तो क्या आएगा, -2 से तो बड़ी वैल्यू थी ना, -2 से बड़ी वैल्यू थी, 0 से छोटी थी। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 0 से लेके -2 के बीच में जो एरिया है वो क्या होगा कि 2 से छोटा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तब भी तो आंसर सेम आएगा। क्योंकि चेक करो, जो आपके पास ये ग्राफ बन रहा है, अगर मैं ये 0 से लेके 2 तक का एरिया निकालूं और या 0 से लेके ये -2 तक का आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो मेरे पास क्या हो गया, वो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं। वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखी है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज पे यूनिफॉर्म हो जाना, एक ही चीज पे कांस्टेंट हो जाना। रेक्टेंगुलर का मतलब है उससे एक रेक्टेंगल शेप आएगी। देखते हैं कैसे। ऐसा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी इंटरवल के अंदर, यानी कि ए से लेके बी के अंदर दो इंटरवल, एक दो पॉइंट दे रखे हैं, उनमें जितना भी आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल रही है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल रही है, वो हमेशा एक कांस्टेंट आ रही है। तो वो क्या बोल रहा है, ए से लेके के, आपका पीडीएफ क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी, हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, के आंसर होगा, अदरवाइज कुछ मर्जी आ जाए, आंसर हमेशा क्या होगा, 0। इसका मैं आपको ग्राफ से भी बताऊंगा। देखो मेन आपको देखो क्या ध्यान रखना है, -∞ से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व तो चलो चला ही गया, -∞ से इन्फिनिटी सभी का सम कितना होता है, 1 होता है। पहले समेशन वाला था, ये इंटीग्रेशन वाला है। तो देखो ए से लेके बी हमें के दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। के का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वेरिएबल साथ लग गया के एक्स, अपर लिमिट पुट की, माइनस में लोअर लिमिट पुट की, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय में, यहां से के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 बाय में बी माइनस ए। तो आपका फंक्शन आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ए से लेके बी का इंटरवल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 बाय में बी माइनस ए, और अदरवाइज 0 का 0 रहेगा। ये हमारा इसका पीडीएफ है। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है ए प्लस में बी बाय 2, और वेरिएंस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 12। इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला जाता है, देखो ये तो फंक्शन आ रहा है 1 बाय में बी माइनस ए, यहाँ एक्स की वैल्यू चलती जा रही है, क्योंकि अगर ए पॉइंट पे है तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ रही है, उससे आगे कोई पॉइंट गया एफ एक्स की वैल्यू ये आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू एक यूनिफॉर्म रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, कहां तक, बी तक, इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, या फिर ये रेक्टेंगल बनता है, इसलिए रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बहुत इससे तो बहुत इजी क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन, मीन वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, मीन हमें दे रखा है 1, ठीक है, मीन हमारे पास 1 दिया हुआ है, वेरिएंस हमें कितना दे रखा है, 4 बाय में 3, तो सिग्मा स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, 4 बाय में 3। हमें x लेस देन 0 पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। देखो चेक करते हैं, मीन की वैल्यू का पता होना का क्या मतलब है, अभी मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म के अंदर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a बाय में 2, a प्लस बी बाय में 2, तो a प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। मीन की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, a माइनस में b का होल स्क्वायर, वेरिएंस सॉरी, डिवाइड बाय में 12 इज इक्वल टू 4 बाय में 3, यही पढ़ा हमने, 3 4 जा, तो a माइनस में b का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया यहाँ से। तो a माइनस b की दो वैल्यू निकल रही है, एक वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस का 4 और एक आ रही है माइनस का 4, ठीक है जी। देखो सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2 है। a माइनस बी की वैल्यू एक बार आपने निकाल दी 4 और एक बार निकाल दी माइनस का 4, दोनों केस लेके चलते हैं। अगर 4 निकाल दी तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, एलिमिनेशन करने से 6, a की वैल्यू आ गई 6 बाय में 2 यानी कि 3, a की वैल्यू 3 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a को 3 पुट करने से 3, b की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, तो a की वैल्यू ये आ रही है, b की वैल्यू ये आ रही है। इसको सोल्व करते हैं जी, यहाँ पे 2a की वैल्यू एलिमिनेशन से किया हो गया, माइनस का 4 था यहाँ पे, सॉरी एक माइनस का 4 लिया है, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस का 2, a की वैल्यू आ गई माइनस का 1, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे, a अगर -1 पुट करते हैं, b की वैल्यू आ गई 3, तो ये दो हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसके आंसर निकल रहे हैं।
तो देखो x अगर लेस देन मेरे पास 0 है तो एक्चुअल में फंक्शन हमारे पास क्या है, fx है। fx की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 में b माइनस ए होता है। ठीक है, मैं हमारा पहला केस लेके चलता हूं। सबसे पहले b की वैल्यू कितनी है, -1 है। a की वैल्यू कितनी है, 3। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू -3। आंसर कितना आ गया, -1/4 आ गया। यहां से a की वैल्यू अगर आप -1 करें, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -1 होगी, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 3 होगी। तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यूज करना है। a हमारे पास कितना दे रखा है, a हमारे पास है, यानी कि हमें fx निकालना है 0 से लेके 0 से कम निकालना है। तो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से लेके 0 fx dx। fx आपके पास क्या हो गया, 1/4 dx। तो 1/4 का क्या हो गया, 1/4। और ये जीरो इन -इन्फिनिटी से लेके 0 का मतलब क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, -1 से लेके 0। हमें तो -1 से देखना है। तो ये कितना हो गया, एक बार 0 पुट कर दिया, यानी कि 0 माइनस में एक बार 1 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस का 1 पुट कर दिया तो ये प्लस का 1/4 हो गया। तो आंसर मेरे पास कितना निकल गया, 1/4 निकल गया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अगर आपको लगता है कुछ भी अगर इसको वीडियो के अंदर डाउट रहता है तो आप लाइव सेशन के अंदर ले सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर सकते हो। जितनी भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं सोल्व करूंगा। और फिर से मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ कि जिसने भी सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर लो। संडे को आपका टेस्ट है, मंडे या ट्यूसडे को मैं लाइव वो टेस्ट का आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसके अंदर होंगे और पब्लिकली अब जो वो वीडियोस मैं आपसे एमसीक्यूज के अपलोड करूंगा ताकि आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिल जाए। हर कॉन्सेप्ट की वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लाइव सेशन के अंदर पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।